Hi everyone, welcome to An Academy. I am Paras Chitkara and this is the next lecture in our PSR answer writing series. अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज? एंड ऑफ आइडियोलॉजी वर्सेस एंड ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अब इसमें डिफरेंस क्या पूछ रहा है? उसका डिफरेंस पूछ रहा है एंड ऑफ हिस्ट्री से. अब दोनों ही चीज़ें क्या करती थी? दोनों ही चीज़ें क्या दिखा रही थी हमें? लिबरलिज्म की सुपीरियॉरिटी. ठीक है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी दी डैनियल बेल एसेंब्लिप्सिट ने और एंड ऑफ हिस्ट्री किसने दी? फ्रांसिस फुकुयामा. और वो कब आई थी? इट कोइंसाइडेड विद द पीरियड ऑफ डिटेंट एंड इट केम आफ्टर 1991 कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, जब फ्रांसिस फुकुयामा ने बोला कि लिबरलिज्म इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, इट इज द एंड पॉइंट ऑफ मैन्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन. ठीक है, अब दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या था? End of history was nothing but the revival of end of ideology thesis. ठीक है, दोनों का ही सिमिलर एम था टू जस्टिफाई द लिबरल वे ऑफ लाइफ. हाउएवर जो एंड ऑफ हिस्ट्री थी हमारी, दैट वाज मोर असर्टिव इन क्लेमिंग द सुपीरियॉरिटी ऑफ लिबरलिज्म इन कंपैरिजन टू एंड ऑफ आइडियोलॉजी. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एंड ऑफ आइडियोलॉजी हमने पढ़ा था कि आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल कैरी नो मीनिंग्स, बट एंड ऑफ हिस्ट्री क्या बोलती थी कि लिबरलिज्म इज एन एंड पॉइंट ऑफ मैन्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन. बस वही सिंपल चीज हमें इसमें लिखनी है, बतानी है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट इसको. एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसने दी थी? वॉज प्रपोज्ड बाय Daniel Bell and एसेंब्लिप्सिट. ठीक है, अब इसमें दोनों को इंडिविजुअली पहले बताना पड़ेगा. इट कोइंसाइडेड with the period of detente. ठीक है, अंडरलाइन कर दो, उसको बता दो. तो ये हम इंट्रोडक्शन में ही लिखकर बता देंगे क्या था एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस, कब आई थी वो. ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस थीसिस अब उसको एक्सप्लेन करके थोड़ा बताओ कि क्या उसका कॉन्सेप्ट था. वी आर लिविंग इन द एज where ideological battles जहां पर ideological battles carry no significance. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैनियल बेल उसने क्या बोला था? Politics is at the back seat and economy at front. The only question we have is the question of development. So, according to Bell, politics is at the back seat and economy at front. Only question is development. इसको अंडरलाइन कर दो क्योंकि ये हमारे कोर कीवर्ड्स हैं. तो पॉलिटिक्स इज एट द बैक सीट एंड इकोनॉमी एट द फ्रंट. ओनली क्वेश्चन इज डेवलपमेंट. ठीक है, ये बता दिया हमने. फिर थोड़ा और डिटेल में जाकर बताना पड़ेगा क्योंकि ये 15 मार्कर है. 10 मार्कर होता तो हम डायरेक्टली इतना कर देते, फिर एंड ऑफ हिस्ट्री पर आ जाते, बता देते और उसके बाद उसका क्रिटिसिज्म लिखकर कंक्लूड कर देते. ठीक है, बट इसमें 15 मार्कर है ये, तो इसीलिए थोड़ा हमें डिटेल में इसको समझाना पड़ेगा. ठीक है, दे बिलीव्ड दैट वेस्टर्न लिबरल स्टेट्स
आर egalitarian. egalitarian है वो, and have resolved the conflicts between workers and capitalists. ठीक है, तो they believed that Western liberal states egalitarian and they have resolved the conflict between worker and capitalist. SM Lipset ने क्या बोला था? There is no better way of life than liberalism. All right. तो वही हम लिखकर बता देंगे. SM Lipset held that there is no better way of life than liberal democracy. ठीक है, अब ये हमने एंड ऑफ आइडियोलॉजी बता दिया. अब इसी से ही हम लिंक कर कर आगे एंड ऑफ हिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे. ठीक है, तो अब एंड ऑफ हिस्ट्री क्या बोलती है? लेट अस टेक अनदर पेज. ठीक है, तो ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी हमने देख लिया, समझा दिया एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या है. अब इसी में ही हम लिंक कर कर एंड ऑफ हिस्ट्री पर ले आएंगे इसको. एंड ऑफ हिस्ट्री thesis was given by scholars like Francis Fukuyama, कब दी थी? पोस्ट 1991 collapse of सोवियत यूनियन या फिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर. ठीक है, तो एंड ऑफ थीसिस वाज गिवन बाय scholars like Francis Fukuyama, post 1991 collapse of Soviet Union, end of Cold War. ऑलराइट, तो ये क्या था? ये भी लिबरल वे ऑफ लाइफ ही जस्टिफाई कर रही थी. इट वॉज अ रिवाइवल ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी. इसको अंडरलाइन करो. इट वॉज अ रिवाइवल ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस. क्यों रिवाइवल थी? क्योंकि इसने भी यही बोला कि लिबरलिज्म इज वे बेटर. बोथ द concepts aimed to justify the liberal way of life. ठीक है, दोनों का यही पर्पस था. अब हम डिफरेंस पर आ जाएंगे कि हाउएवर एंड ऑफ हिस्ट्री क्या थी? इट वॉज मोर assertive in claiming the superiority of liberalism. End of history was, इसको अंडरलाइन करके दिखाओ, however it was more assertive in क्या? In claiming the superiority of liberalism. According to end of ideology, ideological क्या बोला था उसने कि ideological struggles carry no meanings. यही हमने देखा था यहाँ पर. ठीक है,
आइडियोलॉजिकल बैटल्स कैरी नो मीनिंग। और बट एंड ऑफ हिस्ट्री ने क्या बोला है? एंड ऑफ हिस्ट्री ये बोलती है कैट लिबरलिज्म इज एन एंड पॉइंट ऑफ मैंस आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। ऑलराइट, सो it was the revival of end of ideology. However, end of history was more assertive in claiming the superiority of liberalism. According to end of ideology thesis, ideological struggle carries no meaning. ठीक है, बट एंड ऑफ हिस्ट्री क्या बोलती थी? बट अकॉर्डिंग टू एंड ऑफ हिस्ट्री liberalism is an end point of man's ideological evolution. Liberalism is an end point of man's ideological end point of man's ideological evolution. ठीक है, तो हमने पहले दोनों चीजें समझा दी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी कब आई, एंड ऑफ हिस्ट्री कब आई, वो किसने दी, और दोनों का क्या क्या क्लेम था। इट वॉज नथिंग बट अ रिवाइवल ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस, बट इट वॉज मोर असर्टिव इन क्लेमिंग, और उसने बोला कि लिबरलिज्म इज एन एंड पॉइंट ऑफ मैंस आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें समझा दी हमने, बट इसके बाद भी क्योंकि ये 15 मार्कर है, हमें और भी चीज़ें लिखकर इसमें बतानी पड़ेंगी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें? वी कैन राइट सर्टेन क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब क्या क्रिटिसिज्म था? क्या हम बता सकते हैं कि किसने क्रिटिसाइज किया? सबसे पहले कौन क्रिटिसाइज करते हैं? दोनों कॉन्सेप्ट ही अंडर क्रिटिसिज्म आए। मार्क्सिस्ट ने क्या बोल दिया? इट इज नथिंग बट अ प्रोपेगेंडा टू मेंटेन स्टेटस क्वो। मैकफर्सन, सी राइट मिल्स ने तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी का दिखा दिया दैट द सोसाइटीज आर हार्डली इगैलिटेरियन। फिर कम्युनिटेरियंस ने बोला कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी इज नॉट, इट इज जस्ट एन आइडियोलॉजी। ठीक है, तो हम वही लिखकर बता देंगे। बोथ these theses came under criticism from Marxists and communitarian scholars। अब उनके नाम लिख दो, हमेशा पहले पर्सपेक्टिव मेंशन करो फिर नाम लिख दो। लाइक कौन कौन? लाइक मैकफर्सन, अब हम डिटेल में नहीं बता रहे इसको, सी राइट मिल्स एंड कौन था? एलिस्टेयर मैकेंटायर। Who held these as nothing but an ideology? Who saw this as an ideology and believed that conflicts between workers and capitalists have not resolved and Western societies are hardly egalitarian।
ठीक है, तो उसका क्रिटिसिज्म किया मार्क्सिस्ट ने, कम्युनिस्ट ने, और एंड ऑफ हिस्ट्री को तो फिर से खुद ही चैलेंज मिल गया। एंड ऑफ हिस्ट्री को किससे चैलेंज मिला? एंड ऑफ हिस्ट्री वॉज चैलेंज, क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। चैलेंज्ड एज लिबरलिज्म was in a state of decline post 9/11 and 2008 financial crisis. It saw a challenge from China, ठीक है, and even the countries calling for Asian values, उससे भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड ऑफ हिस्ट्री खुद ही अंडर क्रिटिसिज्म आ गई। 2008 क्राइसिस, 9/11, और फिर फ्रांसिस फुकुयामा ने भी डिस्क्राइब किया कि ये क्राइसिस क्यों आया लिबरलिज्म में। ठीक है, कुछ लोगों ने तो इनफैक्ट जॉर्ज बुश की पॉलिसीज जो हैं उन्हें भी ब्लेम किया फॉर द डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, इट्स ऑल चैलेंज फ्रॉम चाइना एंड इवन द कंट्रीज कॉलिंग फ्रॉम एशियन वैल्यूज। Thus, both these concepts tried to establish the superiority of liberalism ठीक है, thus both these concepts try to establish the superiority of liberalism। अब इसके साथ और क्या लिख सकते हैं? however मल्टीपल इश्यूज थे जिसकी वजह से they face the challenges। ठीक है, thus both these concepts try to establish the superiority of liberalism but were challenged। ठीक है, तो हमने ये लिखकर बता दिया। अब इसकी कंक्लूजन में यू कुड इम्प्रूव इट, यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स जिसके बेसिस पर कंक्लूजन और अच्छी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो एंड ऑफ हिस्ट्री हमने बता दिया, क्रिटिसिज्म भी दिखा दिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिटेरियंस ने दोनों को क्रिटिसाइज किया। एंड ऑफ हिस्ट्री तो लिबरलिज्म का खुद ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। Thus both the concept try to establish the superiority of liberalism but were not free from challenges। ठीक है, तो ऐसा इसको हम अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है ये, जिसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट पहले समझा देने हैं, फिर हम डायरेक्टली आ जाएंगे किसने दिया, कब दिया और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, फिर उसके बाद बस क्रिटिसिज्म और उसका कंक्लूजन। ठीक है, अब चाहते तो हम इसी को एक्सटेंड कर यहाँ भी एंड कर सकते थे। ऑल राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? sovereignty as ideally conceived in legal theory nowhere actually exists। अब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या बात हो रही है? सोवरेनिटी की बात हो रही है। ठीक है, सोवरेनिटी ऑफ स्टेट की बात हो रही है। इट इज लीगल थ्योरी। अब लीगल थ्योरी हमारी क्या बोलती है, पहले हमें वो समझने की जरूरत है। लीगल थ्योरी में क्या है? इट इज सीन एज अ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, मोनिस्टिक थ्योरी जो आ जाती है हमारी को क्या बोलती है? इट इज परमानेंट ट्रांसफर ऑफ पावर, इट इज इनएलियनेबल और सोवरेनिटी डिविजिबल नहीं हो सकती। फिर उसका क्रिटिसिज्म किसने किया? क्रिटिसिज्म किया उसका प्लूरलिस्ट थ्योरी, लास्ट की, जिन्होंने बोला दैट दिस इज नथिंग बट अ लीगल फिक्शन, सोवरेनिटी नोवेयर एग्जिस्ट। जो हमारी ये थ्योरी है, इट नोवेयर एग्जिस्ट। उन्होंने बोला कि जो हमारी लीगल या मोनिस्टिक थ्योरी है
that is nothing but outdated textual or legal fiction. Society is federal, authority should also be federal, हमारी डिवाइड हो जाती है। फिर बाद में हम वही बता देंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे सोवरेनिटी और कम होती गई, वीक होती गई, जिसकी वजह से देयर इज अ बिग गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, हमेशा सोवरेनिटी एक्सेट्रा कोई भी चीज़ की बात हो रही है तो उसे डिफाइन कर कर कीवर्ड को बता दो कि क्या वो कीवर्ड है, क्या उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो जीन बॉडेन डिफाइन सोवरेनिटी। क्या है सोवरेनिटी? एज सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट्स over its subjects and citizens. So this is our sovereignty. ठीक है, it is the supreme power of state over its subjects and citizens. सबसे पहले किसने दिया था? हॉब्स ने। तो हॉब्स was the first to give a complete theory of sovereignty. तो हमने पहले बता दिया, डिफाइन कर दिया कि sovereignty क्या है। ठीक है, हॉब्स ने दी सबसे पहले हमारी कंप्लीट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। अब सोवरेनिटी जो है दैट इज कंसिडर्ड एसेंशियल, हाउएवर वो कॉन्टेस्टेड है। क्यों? क्योंकि मोनिस्टिक थ्योरी और प्लूरलिस्ट थ्योरी में डिबेट है, मैटर ऑफ डिबेट है। तो वही हम आगे लिखकर बता देंगे कि जो हमारी लीगली बात हो रही है, थ्योरी में बात हो रही है, वो प्रैक्टिकली वैसा नहीं है। प्रैक्टिकली देयर आर डिफरेंसेस। ठीक है, तो लिख दो क्या? sovereignty, though considered as an essential part, of modern nation state, remains a contested concept. ठीक है, तो according to monistic theory, in a particular society, there can only be one sovereign. ठीक है, मोनिस्टिक थ्योरी यही बोलती है कि इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी देयर कैन ओनली बी वन सॉवरेन। इन लीगल थ्योरी, तो यही है हमारी लीगल थ्योरी। It is seen as a permanent transfer of power it is inalienable and indivisible. ठीक है, अब उसका क्रिटिसिज्म किसने किया? लास्की ने। तो हाउएवर स्कॉलर्स लाइक लास्की क्या बोलते हैं उसको, वो क्रिटिसाइज क्यों करते हैं उसको? क्या बोलते हैं वो? लीगल फिक्शन। लास्की क्रिटिसाइज
this view as legal fiction. ठीक है, तो जो हमारे स्कॉलर्स हैं लास्की वगैरह प्लूरलिस्ट थ्योरी वाले, वो इसे बोलते हैं that this is nothing but a legal fiction. फिर अब क्या बोलते हैं प्लूरलिस्ट स्कॉलर? तो हमारे जो प्लूरलिस्ट स्कॉलर्स हैं उन्हें क्या लगता है? व्यू द लीगल थ्योरी, वही कीवर्ड ले लो जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है. दे व्यू द लीगल थ्योरी एज टेक्सचुअल, आउटडेटेड एंड लीगल फिक्शन. ठीक है, और क्या बोलते हैं वो? that this is against international peace. In reality, sovereignty remains contested and against international peace. In reality, जो हमारी सॉवरेनिटी है, it remains contested. ठीक है, फिर क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सोसाइटी फेडरल है, अथॉरिटी भी फेडरल होगी. जो हमारी सॉवरेनिटी है वो डिवाइड हो जाती है. ठीक है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी कैन नॉट कंप्लेन द कंप्लीट कंट्रोल ओवर सॉवरेनिटी. ठीक है, समझ गए? Due to federal society and multiple associations of man, sovereignty gets divided. ठीक है, so no one authority can claim complete control over sovereignty. ठीक है, बेसिक समझ गए. अब हम इसको कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बता देंगे कि जो हमारी ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से फर्दर वीकन हो चुकी है सॉवरेनिटी. यूरोजोन का एग्जांपल देकर बता सकते हैं, और फिर बता देंगे कि कैसे देयर इज अ बिग गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. ऑलराइट, सो इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो ऐसे हम अपने आंसर्स में क्रिटिसिज्म दिखाएंगे, कंटेम्प्रेरी लिंकेज दिखाएंगे, जिसके बाद हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, वरना क्या होगा? वरना हमारे पास वहाँ पर इतना कॉन्टेक्स्ट होगा ही नहीं जिससे हम शीट भर सकेंगे, क्योंकि ये आइडियाज़ बहुत सिंपल हैं, एक लाइन में आइडिया समझाए जा सकते हैं. अब उसे हमें बढ़ाकर 2 पेज में 3 पेज में लिखना है, तो उसके लिए हमें क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कॉन्टेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी फर्दर. ठीक है, सो इन कंटेम्प्रेरी टाइम ग्लोबलाइजेशन हैज़ वीकेंड the sovereignty example
जो यूरोजोन है हमारा, यूरोजोन मेंबर्स have no complete control over monetary policy. ठीक है, फिर हम बता देंगे कि thus despite being a main feature of nation state, the concept differs and there is a big gap. There is a big gap between theory and practice. जो वो बात कर रहा है कि जो लीगली है that is not available, वही चीज़ हमने बता दी, that there is a big gap between theory and practice. ठीक है, सो ऐसे वी विल बी राइटिंग 2 पेज में इसका आंसर, जहां हम पहले सॉवरेनिटी डिफाइन कर बता देंगे, हॉब्स ने दी, फिर मोनिस्टिक थ्योरी क्या बोलती है, क्या उसके क्रिटिसिज्म है, प्लूरलिस्ट वालों को क्या लगता है, और कैसे फेडरल सोसाइटी में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, फिर लास्ट में हमने कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस भी देकर बता दिया, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में भी लिंक कर दिखा दिया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इट हैज फर्दर वीकेंड, यूरोजोन का एग्जांपल दे दिया, और देयर इज अ बिग गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओवर डेवलप्ड स्टेट। अब ये किसने दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट, हु हैज गिवन दिस कॉन्सेप्ट? सबको पता है किसने दिया है, हमजा अली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। उसने क्या बोला कि द स्टेट इन पाकिस्तान इज एन ओवर डेवलप्ड स्टेट। क्यों है ओवर डेवलप्ड स्टेट, क्या है फीचर्स ओवर डेवलप्ड स्टेट के, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बाकी सब स्टेट्स। ठीक है, तो क्या बोला है उसने, बिकॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, ये पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हैं, जहां पर देयर इज अ mismatch, there is a big mismatch between the stages of economic development or development of society and the development of political system. ठीक है, in comparison to political system, sorry, in comparison to हमारा economic system, state is overdeveloped. ठीक है, he even uses the word, क्या use करता है, come near to the concept of Bonapartist state. ठीक है, और पाकिस्तान के लिए उसने एक और वर्ड यूज किया है, क्या, मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की। ठीक है, तो हम इसी को ही लिखेंगे और बताएंगे। तो द थ्योरी ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट इज गिवन बाय पाकिस्तानी मार्क्सिस्ट स्कॉलर हमजा अलवी क्या अप्लाई किया है उसने, ही हैज अप्लाइड द स्ट्रक्चरल रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी इन द केस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो डायरेक्टली उसी से हम स्टार्ट कर देंगे। तो द थ्योरी ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट is given by Pakistani Marxist scholar कौन, हमजा अलवी। ठीक है, इज गिवन बाय पाकिस्तानी मार्क्सिस्ट स्कॉलर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, however is equally
applicable to other post-colonial states like India, बांग्लादेश। ठीक है, ये कीवर्ड हो गया हमारा पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, इसको लिखना जरूरी है, अंडरलाइन करना जरूरी है। कॉलोनियल स्टेट्स लाइक इंडिया। ठीक है, तो हमजा अलवी ने क्या अप्लाई किया है? हमजा हैज अप्लाइड द स्ट्रक्चरलिस्ट या फिर रिलेटिव ऑटोनॉमी, क्योंकि मार्क्सिस्ट की यही थ्योरी है, वही उसने अप्लाई किया। इज अप्लाइड द स्ट्रक्चरलिस्ट या फिर रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी इन केस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो हमने पहले थ्योरी लिखकर मेंशन कर दी कि क्या है। तो क्या होता है, उसने क्या बोला कि स्टेट इन द पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज जो है, इट इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट, इट मीडिएट्स अमंग थ्री कॉम्पीटिंग क्लासेस, जो होती है हमारी मेट्रोपॉलिटन बोर्जा, इंडिजीनियस बोर्जा, इंडिजीनियस फ्यूडल क्लास। अब ऐसा डिटेल में जाकर नहीं बताएंगे क्योंकि ये 10 मार्कर है। ठीक है, फिर बता देंगे कि कैसे इट कम्स नियर टू द आइडिया बोनापार्ट स्टेट और ओवर डेवलप्ड स्टेट होती क्या है, वो बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताना जरूरी है कि ओवर डेवलप्ड स्टेट क्या होती है। तो पोस्ट कॉलोनियल जो सोसाइटीज हैं, देयर हैज बीन अ मिसमैच। तो स्टेट इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज क्या है? वो इंपोर्टेड इंस्टीट्यूशन है जो कॉलोनियल मास्टर्स ने इंपोर्ट की थी। स्टेट इज एन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी इज एन इंपोर्टेड इंस्टीट्यूशन। उनके वहां कोई डेमोक्रेटिक कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स कुछ भी नहीं थे। ठीक है, इट इज एन इंपोर्टेड इंस्टीट्यूशन, इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय इंडिजिनियस बोर्जा, बट ये इंपोर्ट किया है हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ने फॉर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन बोर्जा। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वहां पर क्या था? देयर वाज अ परफेक्ट कॉन्ग्रुएंस बिटवीन इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिटिकल सिस्टम, बट जो हमारा पॉलिटिकल पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है वहां पर मिसमैच है। तो वही सारे कीवर्ड्स हमें लिखने हैं। इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो हम लिखकर बता देंगे कि जो हमारी स्टेट है पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में, इट इज एन इंपोर्टेड इंस्टीट्यूशन, देयर इज a big mismatch between किसका मिसमैच है? बिटवीन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। बिग मिसमैच बिटवीन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारी सोसाइटी थी वो ट्रेडिशनल हो गई, कॉलोनियल मास्टर, बट पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आ गए। ठीक है, द सोसाइटी remain traditional, however modern political system was introduced। ठीक है, तो क्या हुआ? बिग मिसमैच है, सोसाइटी ट्रेडिशनल रह गई, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। उसकी वजह से जो हमारा स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट इज नॉट इक्वली डेवलप्ड। तो इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक सिस्टम,
state is overdeveloped. ठीक है, तो पहले पेज में ही ये डायरेक्टली हमें लिखकर समझाना पड़ेगा कि ओवर डेवलप्ड स्टेट क्या होती है। ठीक है, बिग मिसमैच है पॉलिटिकल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम में। पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आ गए बट हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ, हमारी सोसाइटी अभी भी ट्रेडिशनल ही रह गई। देयर इज अ बिग मिसमैच बिटवीन स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने ये लिखकर समझा दिया कि देयर इज अ मिसमैच और इकोनॉमिक सिस्टम एंड हेंस स्टेट है हमारी ओवर डेवलप्ड। तो जो हमारी ओवर डेवलप्ड स्टेट है, स्टेट comes near to the concept of Bonapartist state. ठीक है, जो हमारी ओवर डेवलप्ड स्टेट है वो किसके सिमिलर है? इट कम्स नियर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बोनापार्टिस्ट स्टेट। जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था जो इस स्टेट्स में अडॉप्ट किया है, उसकी वजह से क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चले गए स्टेट्स के हैंड में, विच हैज़ फर्दर स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ स्टेट्स। द स्टेट इमर्ज एज अ मोस्ट पावरफुल क्लास इन इटसेल्फ। ठीक है, तो यही हम चीज़ें बताएंगे कि ओवर डेवलप्ड स्टेट कम्स नियर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बोनापार्टिस्ट स्टेट। फॉर पाकिस्तान उसने क्या वर्ड्स यूज किया था? मिलिट्री, ब्यूरोक्रेटिक, ओलिगार्की। इन द वर्ड्स ऑफ हमजा, Pakistan is a military, bureaucratic oligarchy. जो इंटायर पावर है वो किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम और क्या बता सकते हैं? जो वेस्टर्न सोसाइटी थी वहाँ स्टेट की नेचुरल ग्रोथ हुई, बट इन केस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल ये इम्पोर्टेड इंस्टीट्यूशन था, जो हमने ऑलरेडी पहले ब्रीफली डिस्कस कर दिया है कि ये इम्पोर्टेड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो ये बता दिया। अब इसके बाद और क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे अब इसके बाद? इसके बाद हम लिख सकते हैं कि सिमिलर ऑब्जर्वेशन किसने दिए है और किसने ये सारी चीज़ें बताई है। जैसे कि एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने बोला है, उसने भी क्या बोला है? प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ है। ठीक है, फिर हम बता देंगे प्रेजेंट टाइम्स में कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान का केस आज भी अगर हम देखें तो जो हम पाकिस्तान में चैलेंजेस हो रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा है या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो सब यही चीज़ फिर से बता रहा है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है बट उसके बाद भी इट इज़ ओवर डेवलप्ड। ठीक है, तो इन द वर्ड्स ऑफ हमजा, पाकिस्तान इज अ मिलिट्री, ब्यूरोक्रेटिक oligarchy. The development model has put in a lot of resources in the hands of state, and hence it became even more powerful. As most powerful class. ठीक है, ये हमने लिखकर समझा दिया। अब बता सकते हैं सिमिलर ऑब्जर्वेशन दिए है एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने। उसने क्या बोला है? सिमिलर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखो कैसे हम यहाँ पर आइडियाज को कंपेयर कर कर दिखा रहे हैं जस्ट कंक्लूजन से पहले। तो सिमिलर ऑब्जर्वेशन
is also made by F.W. Riggs, who termed पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स को क्या बोला था उसने? प्रिज्मेटिक सोसाइटी। प्रिज्मेटिक ठीक है, एज इट लैक्ड फॉर्मलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड बेस्ड अपॉन हेटेरोजेनिटी, एज इट लैक्ड देयर इज अ mismatch. They are the societies in transition, as it lacked formalism, constitutionalism, and was based on heterogeneity. ठीक है, फिर हम बता देंगे दैट वी कैन टर्म पाकिस्तान एन ओवर डेवलप्ड स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमजा जो बोला कॉन्सेप्ट अपना पाकिस्तान का, एज इट इज़ गोइंग थ्रू मेनी इकोनॉमिक चैलेंजेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो प्रेजेंट टाइम से भी हम उसको लिंक कर कर बता सकते हैं। The present case of Pakistan facing BOP crisis, economic challenges, ठीक है, BOP crisis, economic challenges, FATF sanctions, despite having a despite having a Tussle Barney, along with again reiterates Hamza's theory of overdeveloped state. ठीक है, तो हमने डायरेक्टली लिखकर बता दिया, समझा दिया कि जो ओवर डेवलप्ड स्टेट है वो किसने दी है? मार्क्सिस्ट, पाकिस्तानी मार्क्सिस्ट स्कॉलर हमजा अलवी ने। ही गेव इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, बट बाकी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो क्या है यहाँ पर? स्टेट इज एन इम्पोर्टेड इंस्टीट्यूशन, देयर इज अ बिग मिसमैच पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम की जगह स्टेट ओवर डेवलप्ड हो चुकी है। स्टेट कम्स नियर टू बोनापार्टिस्ट स्टेट, स्टेट के पास एक्सेसिव पावर्स हैं, कोई हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है, बट स्टेट हैज इमर्ज्ड मोस्ट पावरफुल क्लास इन इटसेल्फ। F.W. रिग्स ने भी सिमिलर ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जिसने इन स्टेट्स को बोला है एज प्रिज्मेटिक सोसाइटीज, क्योंकि उनमें फॉर्मलिज्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी नहीं है, एंड दे आर बेस्ड ऑन हेटेरोजेनिटी। दीज आर द सोसाइटीज इन ट्रांजिशन। ठीक है, फिर अगर हम पाकिस्तान को अभी भी प्रेजेंट टाइम्स में देखें तो जो भी उसके क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, टसल फॉर पावर चल रही है बिटवीन मिलिट्री डेमोक्रेसी, वो सब अगेन यही चीज़ें दिखा रहा है दैट पाकिस्तान रिमेन्स एन ओवर डेवलप्ड स्टेट। ऑलराइट, तो ऐसा हमने प्रेजेंट टाइम से भी उसको लिंक कर कर फिर से थ्योरी की रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस बता दी कि आज भी सिमिलर चीज़ ही देखने को मिल रही है पाकिस्तान में। ऐसा हम लिखेंगे इसका आंसर ओवर डेवलप्ड स्टेट का। ठीक है, अगर ये 15 या 20 मार्कर होता तो हम इसको और डेप्थ में जाकर समझाते, फिर हम उसमें इंडिजिनियस बूर्जा, मेट्रोपॉलिटन बूर्जा, उन सब की बात कर सकते थे।
ठीक है, फिर और कुछ एग्जांपल्स दे सकते थे इसके साथ। ऑलराइट, बट ये 10 मार्कर था, इसीलिए हमें डायरेक्टली मुद्दे की बात करनी है और फिर उसे कंप्लीट करना है। समझ गए? अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी का क्या डिफरेंस है? सॉरी। तो सबको पता है पावर क्या है। पावर सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। बिहेवियरलिस्ट क्या बोलते थे पावर को? पॉलिटिक्स को स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। जब इट इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट बट वो रिमेन्स एज अ कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट। अब डायरेक्टली हम इंट्रोडक्शन अपनी इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बता देंगे कि पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी है, दोनों के तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी बता देंगे। इंडिविजुअली हम सबको जाकर एड्रेस करेंगे कि पावर क्या है, लेजिटिमेसी क्या है, अथॉरिटी क्या है, फूको का कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या है। ठीक है, फिर वेबर की अथॉरिटी क्या है, फिर वेबर ने क्या बोला, लेजिटिमेसी, अथॉरिटी, पावर को लिंक कर कर क्या बोला। तो ऐसा सिंपली वी विल बी एड्रेसिंग इट, वी विल बी राइटिंग इट। ठीक है, तो पावर इज द, क्या है पावर? पावर इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बिहेवियरलिस्ट जो हैं हमारे, have defined या फिर explained politics as study of shaping and sharing of power। ठीक है, तो जो बिहेवियरलिस्ट हैं उन्होंने डिफाइन किया है पॉलिटिक्स को स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। फिर बता दो दो, पावर इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट yet it remains a contested concept। ठीक है, समझ गए? दो, पावर इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट येट इट रिमेन्स अ कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट। क्यों है? दो तरीकों से पावर को समझा सकते हैं। कन्वेंशनल सेंस में रॉबर्ट ढाल वगैरह वो क्या बोलते थे? एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन बाय अदर, डोमिनेशन। ठीक है, और हैना अरेंट ने दिया नॉन कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट या फिर पावर एक्टिंग इन कंसर्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो पावर जो है हमारी वो कॉन्टेस्टेड है इन कन्वेंशनल सेंस पावर इज कंसिडर्ड एज डोमिनेशन। फिर स्कॉलर का नाम ही ब्रैकेट में लिखकर बता दो, रॉबर्ट ढाल। ठीक है, कन्वेंशनल सेंस में इट इज कंसिडर्ड एज डोमिनेशन, एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन बाय अदर। ऑन द अदर हैंड हैना अरेंट ने has given a non-conventional view of power। as क्या बोला था उसने?
पावर इज एम्पावरमेंट या फिर एक्टिंग इन कंसर्ट। ठीक है, तो हमने पहले ये लिखकर बता दिया, समझा दिया कि पावर क्या है और पावर कन्वेंशनल सेंस में क्या है, और अभी दूसरा ऑल्टरनेट व्यू क्या है जो हैनर एंड रेंड ने दिया है। ठीक है, इसके बाद हम और भी बता सकते हैं, फूको ने दिया है इंटरनल प्रोसेस। अब इसके बाद जो मेन डिबेट आएगी पावर अथॉरिटी लेजिटिमेसी की, वो किस बेसिस पर है, दैट इज बिटवीन लिबरल्स एंड मार्क्सिस्ट। तो लिबरल क्लेम करते हैं कि यूज ऑफ पावर बाय द स्टेट इज लेजिटिमेट, वेयर एज मार्क्सिस्ट जो हैं वो क्लेम करते हैं दैट इज इलेजिटिमेट एंड इट इज अ कोअर्जन। और मैक्स वेबर ने दिया डिस्टिंक्शन बिटवीन नेकेड पावर एंड अथॉरिटी, तो वहां से हमारा वो उसके साथ लिंक हो जाएगा पावर और अथॉरिटी के साथ। ठीक है, कन्वेंशनल सेंस हमने बता दिया। द मेन डिबेट is between liberals and Marxists. लिबरल्स क्या क्लेम कर रहे हैं? लिबरल्स क्लेम दैट द यूज of power by the state is legitimate। इसमें कोई हमारी स्टेटमेंट डालनी है तो वो भी डालकर बता सकते हैं। ठीक है, the use of power by the state is legitimate, whereas मार्क्सिस्ट क्या बोल रहे हैं? Whereas the Marxists claim that use of power is illegitimate। किसके इंटरेस्ट में यूज करती है वो? कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट में। coercion by the state in the interest of the dominant class, bourgeois class। अब डायरेक्टली आ जाओ मैक्स वेबर पर। मैक्स वेबर made the distinction between power and authority। अब ये हमारा आ गया रिलेशनशिप वाला पार्ट। The use of power by state is considered legitimate, hence he suggests that state represents authority। उसने दिए हैं फिर 3 ideal types of authority। The dominant type of authority will vary from society to society। ठीक है, फिर जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी है दैट इज क्लोजली लिंक्ड इसी के साथ ही, तो हम डायरेक्टली फिर उस पर जंप कर बता देंगे। ठीक है, तो द यूज ऑफ पावर by state is considered legitimate, hence he suggests that state represents authority। ठीक है, तो वेबर ने क्या बोला था कि यूज ऑफ पावर लेजिटिमेट है। इससे क्या पता चल रहा है? लेजिटिमेट किसकी नजरों में है? इन द आईज ऑफ पीपल। तो यूज ऑफ पावर बाय स्टेट इज कंसिडर्ड लेजिटिमेट, हेंस ही सजेस्ट दैट स्टेट रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। और उसने आगे फर्दर दी, ही हैज गिवन 3 आइडियल टाइप्स ऑफ authority
और इसमें से जो डोमिनेंट होगी वो वेरी करेगी, दैट विल वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, लेजिटिमेसी पे। लेजिटिमेसी क्या होता है, वो उसी से ही तो लिंक्ड है, पावर प्लस लेजिटिमेसी अथॉरिटी है, वही स्टेटमेंट उसने दी थी, वही हमें बताना है। सो द कॉन्सेप्ट, नाउ दिस इज अ 10 मार्कर, तो अभी हमें इसको खत्म करना है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी is closely associated with the concept of authority, because authority is legitimate power. लेजिटिमेट पावर। ठीक है, हम डायरेक्टली हम रिलेशनशिप पे आ गए। स्टेट्स जो हैं दे आर कंटिन्यूइंग बिकॉज दे एंजॉय लेजिटिमेसी इन द आईज ऑफ पीपल। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्लेन, क्या इक्वेशन दी है। ठीक है, सो द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी बिकॉज अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर। States continue because they enjoy legitimacy in the eyes of people. ठीक है, according to Weber, relationship can be seen as, कैसे, authority is equals to power plus legitimacy। अब ये 10 मार्कर है, इसीलिए हमें इसको यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। अगर 15 मार्कर होता तो इसके बाद भी हम जाकर और इसको डिटेल में एड्रेस कर सकते थे, क्रिटिसिज्म बता सकते थे कि हाँ ये मैटर ऑफ डिबेट है। अगेन मार्क्सिस्ट आते हैं, पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स आते हैं, वो यही बोलते हैं कि दैट स्टेट की जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं है और उसमें भी फिर लेजिटिमेशन क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, तो वो सारे आइडियाज़ भी इसके आगे लिंक किए जा सकते हैं अगर ये 15 मार्कर होता, बट ये 10 मार्कर है इसलिए इसको हमें यहीं पर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि पावर क्या है, कन्वेंशनल सेंस में क्या है। तो मेन डिबेट है दैट इज बिटवीन लिबरल्स एंड मार्क्सिस्ट। जो लिबरल्स हैं वो बोलते हैं मैक्स वेबर जैसे कि पावर अथॉरिटी का रिलेशनशिप है, स्टेट रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, जो स्टेट की पावर है अथॉरिटी है दैट इज लेजिटिमेट। स्टेट्स कंटिन्यू हो रही हैं बिकॉज दे एंजॉय लेजिटिमेसी इन द आईज ऑफ पीपल। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी उसने बता दी, क्या है, अथॉरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल एंड इट। इसमें कंक्लूजन में एक दो लाइन इफ यू वांटेड टू ऐड, यू कैन ऐड ऑन उसको एक बेटर सेंस ऑफ कंक्लूजन देने के लिए। ठीक है, बट अगेन 10 मार्कर है इसीलिए इसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा स्पेस वी वोंट बी गेटिंग फॉर इट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल राइट इट। अगेन मैं बोल रहा हूँ 10 मार्कर है इसीलिए इसको ऐसे ख़त्म कर रहे हैं। 15 या 20 होता तो हम बीच में और क्रिटिसिज्म दे देते इसका। ठीक है, सो दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन। अब इसके साथ देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन क्वेश्चंस जो आपको अपने एंड पर प्रैक्टिस करने हैं। जैसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए, लेजिटिमेशन क्राइसिस, क्या होता है लेजिटिमेशन क्राइसिस, हेबरमास ने क्या बोला है। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर और उसको लिंक करना हैना एरेंट के कॉन्सेप्ट ऑफ पावर से। उसके अलावा पोस्ट कॉलोनियल
थ्योरी ऑफ स्टेट, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, और मार्क्सिज्म में जो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं वो भी पढ़ने ज़रूरी हैं। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम वी कैन नॉट डिस्कस एवरी क्वेश्चन हेयर, तो ये जो इसके क्वेश्चन होंगे मैं तुम्हें टेलीग्राम पर ही भेज दूंगा, बट तुम्हें अपने एंड पर इन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है इसे प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो प्लीज़ फॉलो द शेड्यूल, उसके बेसिस पर कंप्लीट करो इसको, सिलेबस को। कोई भी डाउट होगा तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट्स एंड वी विल डिस्कस इट। ऑलराइट, so this is it for this lecture. All the best and have a great day.